माता पिता को फ़ोन करके उनका हालचाल लेना उनकी दिनचर्या थी, पर पिछले कई हफ्ते उन्होंने अपने माता पिता को फ़ोन नहीं किया। राधे श्याम जी और सविता जी की चिंता हर पल बढ़ती जा रही थी। वे बड़े परेशान थे। ना बेटी फ़ोन करती, ना फ़ोन उठा रही थी। वह लोग बार बार फ़ोन करते पर कभी बात न होती। हर पल उन्हें अपनी बेटी की याद सताती थी। आखिरकार उन्होंने साहस जुटाकर फिर से फ़ोन किया। फ़ोन रिंग हुआ, कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर आखिरकार उनके दामाद अविनाश ने फ़ोन उठाया। उनकी आवाज़ बेहद नरम और भावपूर्ण थी। पापा जी, अविनाश ने धीरे से कहा, आपको इस तरह से बेवजह घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूनम की तबीयत थोड़ी नाजुक चल रही है, इसीलिए उसने डॉक्टर की सलाह से दवाई खाकर सोने का निर्णय लिया है। वो जानती है कि आप दोनों उनकी बहुत चिंता कर रहे होंगे, पर वह आपको परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए आपकी तकलीफ छुपाए हुए चुप बैठी है। जैसे ही सुबह होगी मैं आपसे पूनम की बात करवा दूंगा। अभी रात हो गई है, आप दोनों आराम कीजिए। पर माता पिता दोनों को नींद तो उड़ गई थी जब तक कि उनकी बेटी अपनी सकुशल होने का समाचार खुद न देती। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। सुबह अपनी बेटी के फ़ोन का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे थे। 12 बज गए पर कोई फ़ोन नहीं आया तो सविता जी ने कहा, देखिए जी, मुझे तो अब किसी अनहोनी का शक होने लगा है। हमारी प्यारी बेटी इतनी दूर है, फिर उसकी खामोशी का क्या कारण हो सकता है। राधे श्याम जी ने खुद को संभालते हुए कहा, दामाद जी ने वादा किया था कि सुबह बात कराएंगे, पर अब तक एक भी फ़ोन नहीं आया। इस समय दामाद जी ऑफिस में होंगे, आप एक बार फिर फ़ोन करिए। सविता जी बार बार फ़ोन लगाने लगी, लेकिन राधे श्याम जी के फ़ोन पर कोई जवाब नहीं आया। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अंत में उन्होंने किस हिम्मत करके अपने घर की नौकरानी का फ़ोन लिया। चूँकि यह नंबर कोई और नहीं जानता था, इसीलिए फ़ोन पूनम ने मजबूरी में उठाया और फिर बहुत धीरे से एक थरथराती आवाज़ आई, हेलो हेलो। आवाज़ सुनकर सविता जी की आंखें भर आईं। राधे श्याम जी कांपते स्वर में बोले, बिटिया पूनम, कब से तेरी आवाज़ सुनने के लिए हम बेचैन हैं। आखिर क्या हुआ? तुम हमसे कुछ छिपा रही हैं। पूनम ने पिता की आवाज़ सुनते ही रोना शुरू कर दिया। उसके शब्द फूट नहीं पा रहे थे, बस आंसू झलकते रहे। पापा, वह फुसफुसाई पर उसके दर्द की गहराई शब्दों में बयान नहीं हो सकी। अचानक फ़ोन उसके हाथ से छूट गया और वह बेहोशी की हालत में गिर पड़ी। राधे श्याम जी और सविता जी ने अपनी बेटी की दर्द भरी आवाज़ रोते हुए सुनी तो उनके दिलों में एक अजीब सी तड़प उठी। हमारी पूनम, हमारी बेटी। दोनों की आंखें भर आईं और वे जमीन पर धम से गिर पड़े। राधे श्याम जी के हाथों में भी फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। रूंधे गले और नम आंखों के साथ वह सिर पर हाथ धरे बैठ गए। उनकी हालत देख सविता जी ने उनके कंधे को सहलाते हुए दिलासा दिलाया, पर दोनों अभी एक ही कश्ती में सवार थे। तभी कमली, जो सालों से उनके परिवार की सेवा कर रही थी, धीरे से बोली, मालकिन जी, बिटिया पूनम फ़ोन पर बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं कर रही है। इतनी देर में चुप्पी साधे बैठी है। मैं कहती हूँ आप सीधे पूनम के ससुराल चले जाइए। आजकल का ज़माना बहुत खराब है। पड़ोस में श्रीवास्तव जी की बेटी को ही देख लीजिए। साल भर पहले शादी हुई थी। दहेज की लालच में दामाद ने सारे जेवर लूट लिए और अपनी पत्नी की जान ले ली। आप भी यदि देर करेंगे तो कहीं पछताना न पड़े। समय रहते चल जाना ही ठीक रहेगा। सविता जी की आंखों डर से भर आईं। वह थोड़ी हिचकिचाई, नहीं कमली, नहीं, ऐसी बातें मत कर। हमारे अविनाश जी संस्कारी दामाद हैं, अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया।
उन्होंने कभी मेरी बेटी को कभी उंगली भी नहीं दिखाई। जान से मारना दूर की बात है, ऐसी बातें होती तो वह बताती हमें। पर कमली की बात सविता जी के मन में रह रहकर घूमने लगी। सविता जी का मन किसी काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बेचैनी और चिंता ने उन्हें घेर रखा था। धीरे से उन्होंने कहा, सुनिए जी, क्यों ना हम अपनी बेटी के घर चलें? इतनी चिंता हो रही है? राधेश्याम जी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, सविता जी, अगर हम बिना कोई वजह बताए अचानक उसके ससुराल पहुंच गए तो वहां के लोग क्या सोचेंगे? कहीं वे यह न समझ ले कि हम उन पर शक कर रहे हैं। अरे नहीं जी, हमें अपनी बेटी का हालचाल लेने के से कैसे रोक सकते हैं? पैसे पूंजी तो वक्त के साथ आ जाते हैं, पर बेटी की जान और उसका सुख शांति हमारी जिम्मेदारी है। इतनी देर से कोई खबर नहीं आ रही है, फोन भी नहीं उठा रही है। अगर कोई अनहोनी हो गई तो फिर पछताना ही पड़ेगा। राधेश्याम जी ने उसकी बात को समझते हुए धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाया। ठीक है सविता जी, तुम अपना सामान तुरंत पैक करो, हम आज ही पूनम से मिलने निकलते हैं। एक रात के सफ़र के बाद कानपुर स्टेशन पर उतरते ही राधेश्याम जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनको ऐसा लगा जैसे अचानक उनके सामने उनका ही दामाद अविनाश खड़ा हो। वे घबराकर सविता जी से बोले, सविता जी, क्या यह अविनाश है? नहीं जी, यहाँ पर इतनी भीड़ है, शायद किसी और को देखा होगा। सविता जी ने चिंतित स्वर में जवाब दिया, नहीं नहीं, यह मेरी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। चलिए हम अब चलते हैं। सुबह 10 बजे ही दोनों अपने बेटी के ससुराल पहुंच गए। जैसे ही उनके कदम पूनम के ससुराल की दहलीज पर पड़े, अचानक से पूनम के ससुराल वाले स्तब्ध हो गए। अविनाश के मम्मी के तो पैरों तले मानो जमीन खिसक गई थी। उनकी आंखें बड़ी हो गई और मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। राधेश्याम जी अंदर पहुंचे। पूनम की सास ललिता जी ने कहा, अरे समधन, समधी जी, आप दोनों बिना कोई खबर दिए अचानक यहाँ आ गए, खैरियत तो है? हर कोई एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगा। राधेश्याम जी बोले, काफी दिनों से सविता जी अपनी बिटिया को याद कर कर के बेचैन हो रही थी, तो सोचा चलो चलकर मिल लेते हैं। मैं उनके कमरे में जाकर मिल लेता हूँ। रुकिए समधी जी, बहू घर पर नहीं है। यह सुनकर राधेश्याम जी को एक झटका लगा। मतलब यह कि आज सुबह ही अविनाश उसे शिमला लेकर गया है। ललिता जी बोली, शिमला? हाँ हाँ, सुबह सुबह ही दोनों शिमला जाने के लिए स्टेशन निकल गए। राधेश्याम जी बोले, सविता जी, मैं कहता था ना कि मैंने जमाई बाबू को स्टेशन देखा है, पर पूनम ने हमें कोई खबर नहीं किया। फ़ोन लगाइए जी। सविता जी बोली, समधी जी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बहू थोड़ा सैर सपाटा कर लेगी तो उसके दिल को अच्छा लगेगा, इसीलिए डॉक्टर की सलाह पर अविनाश उसे 2-4 दिन के लिए बाहर ले गया है। समधन जी, बेटी का पिता हूँ, दिल नहीं मानता, एक बार फ़ोन करके उसका हालचाल पूछ लेता हूँ। पर जैसे ही उन्होंने फ़ोन किया, पूनम के कमरे में फ़ोन रखा हुआ था, घंटी बजने लगा। राधेश्याम जी बोले, फ़ोन तो यहीं घर में है, ज़रूर कुछ बात है। वह पूनम के कमरे में दौड़ पड़े। मोबाइल बज रहा था पर कमरे में कोई नहीं था। राधेश्याम नज़रें घुमा के चारों तरफ देखने लगे पर कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। अविनाश ने पूनम के हाथ मुंह पर पट्टी बांध रखी थी और पर्दे के पीछे वह उसे लिए छुपा खड़ा था। पूनम के मुंह पर हाथ दबाए हुए था। पूनम को अपने माता पिता का कमरे में आने का आभास हो गया था और वह रोते जा रही थी। अरे भाई साहब, बहू अपना फ़ोन यहीं भूल गई है। बिस्तर पर ललिता जी ने बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहा, आप हम पर शक कर रहे हैं, मैं झूठी हूँ? राधेश्याम जी और सविता जी अपनी बेटी से ना मिलने पर बहुत उदास थे। राधेश्याम जी थम से वहीं सोफे पर बैठ गए। ललिता जी मुंह बनाते हुए बोली, वैसे समधी जी,
हम लोग बेटी के घर में पानी पीना भी पसंद नहीं करते, पर आप इतनी दूर से आए हैं तो यह चाय और बिस्किट खा ही लीजिए। सबिता जी बोली, नहीं बहन जी, अब हम चलेंगे। मेरी चचेरी बहन का घर यहीं पास में है, वहीं जाएंगे, फिर आज रात की गाड़ी से घर वापस चले जाएंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। ललिता जी मन ही मन बड़ी हचक उठी। चलो अच्छा है, बला टली, वापस चले जाएंगे। रास्ते में ऑटो में बैठकर सबिता जी राधे श्याम जी से बेबस होकर पूछ रही थी, ऐसा कैसे मेरी बेटी बिना एक अल्फाज कहे चली गई? हम तो इतनी दूर से आए थे, पर फिर भी उसकी झलक तक ना मिल सकी। अरे भाग्यवान, यही उलझन तो मेरे दिल की दीवार पर ही गहराई से उभर रही है। लो, तुम्हारे चचेरे बहन का घर भी आ गया। अब चलो। अरे यह क्या, सुनिए जी, मेरा पर्स तो मैं अपनी बेटी के घर ही भूल आई हूँ। उसमें हमारी अलमारी की चाबी भी है। आप बेफिक्र होकर अपनी बहन के घर चली जाइए, मैं यहीं पास में जाकर तुरंत पर्स ले आता हूँ। घर तो नज़दीक ही है, देर नहीं लगेगी। राधे श्याम जी पूनम के घर पहुँचे। वह दरवाजे के सामने खड़े थे, पर अचानक अंदर से बहुत तेज तेज आवाज़ें सुनाई देने लगीं। दरवाज़ा अंदर से बंद था। राधे श्याम जी कुछ पल वहीं ठहर गए। उनकी नज़रें खिड़की की ओर गईं, जो आधा खुला था। जैसे ही उन्होंने धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर कान लगाया, भीतर से बातचीत और झगड़े की आवाज़ें साफ सुनाई देने लगी। उनका दिल बेताबी से धड़कने लगा। क्या हो रहा था अंदर? दरवाजे के भीतर से साफ आवाज़ें आ रही थी। अविनाश बोला, माँ यह तो अच्छा हुआ, मैं अपने एक क्लाइंट को रिसीव करने स्टेशन गया था। फिर अचानक से मेरी नज़र पूनम के पिता पर पड़ी, तो मैंने पूनम को सही समय पर छुपा देना ही बेहतर समझा। उसके बाप को तो कुछ भी पता नहीं चला कि हम इसी घर में हैं, नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। ललिता जी दहाड़े मारकर हंस रही थी। हाँ बेटा, क्या बेवकूफ़ बनाया बहू के बाप को। राधे श्याम जी की निगाहें खिड़की के अंदर झांकने लगी। उनकी धड़कनें तेज हो चली। अंदर पूनम बेटी खड़ी थी। उसके चेहरे पर जगह जगह काले निशान और सूजी आंखें। आंसुओं से भरी उसकी आवाज़ टूट फूट कर निकल रही थी, मुझे अपने पापा से मिलने दो। अविनाश, पूनम भी गिड़गिड़ा रही थी, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, भगवान के लिए मुझे अपने पापा मम्मी से मिलने दीजिए। लेकिन अविनाश तो मानो पत्थर दिल का बन चुका था। उसने पूनम को झटके से पीछे धकेल दिया। यह दृश्य देखकर राधे श्याम जी का खून खोल उठा। उनका शक अब यकीन में बदल चुका था। इतना अपमान, इतना अत्याचार मेरी बेटी इस घर में सह रही है, अब मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। थोड़े देर में क्रोध से भरे राधे श्याम जी डोरबेल बजाने लगे। डोरबेल की टन टन आवाज़ गूंजी। ललिता जी ने दहाड़ते हुए कहा, पूनम अब खड़े खड़े तमाशा क्या देख रही है? जाकर दरवाज़ा खोल, शायद काम वाली होगी। पूनम ने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी पकड़ी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने राधे श्याम जी खड़े थे। उनकी निगाहें आग बरसा रही थी। पूनम सहमी नज़रों से बोली, पापा आप, और फूट फूट कर रो पड़ी। ललिता जी और अविनाश का चेहरा पीला पड़ गया। दोनों की रगों में मानो खून जम गया हो, जो रोज इतने दिनों से पर्दे के पीछे छुपा था। खुलने का समय आ गया था। राधे श्याम जी ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, ललिता जी, अविनाश, तुम दोनों ने जिस बेटी को बहू बनाकर घर में लाए, उसके साथ ये बर्ताव, आज तो हिसाब होना ही है। पूनम के चेहरे पर जगह जगह काले निशान थे, हाथों में चोट के निशान थे। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा मानो उसके भीतर छुपे दर्द की कहानी बयां कर रहा था। राधे श्याम जी ने धीरे से लेकिन सहानुभूति भरे स्वर में पूछा, यह क्या हुआ है लाडो, इतनी चोट कैसे लग गई तुम्हें? पूनम अपनी दर्द भरी आवाज में जोर जोर से रोते हुए जमीन पर बैठ गई। उसी समय सविता जी पूनम के घर आ गई। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर भीतर से टूट रही थी, क्योंकि बेटी का इतना दर्द सहना उनके लिए असहनीय था।
देखिए जी, मैं ना कहती थी जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैंने अपना पर्स जानबूझकर उनके घर में छोड़ा था ताकि इनको रंगे हाथ पकड़ सकूं। अपनी मासूम बच्ची की इस बेहाल हालत को देखकर कोई भी माता पिता चुपचाप नहीं रह सकता था। गुस्से से उन्होंने अविनाश से कड़े लहजे में कहा, कैसे हुआ यह सब आप खुद बताएंगे या मुझे अपने हथकंडे अपनाने होंगे? अविनाश की माँ ने भी अपनी आवाज को ऊंचा कर दिया। देखिए भाई साहब, लड़की के पिता हैं आप, थोड़ा आप में रहिए, अपनी औकात भी याद रखिए। पूनम की शादी कर आपने उसे अपने घर से विदा कर दिया है, अब उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह आपके लिए भी बेहतर रहेगा। हमने आपकी इतनी इज्जत की, इतना मान सम्मान दिया, अब बस कृपया यहाँ से चले जाइए। इस पर राधे श्याम जी ने भी कठोर स्वर में ललिता जी को पलटवार किया। आप शायद भूल गई हैं कि आप एक लड़की के पिता से बात कर रही हैं। मैं निश्चित रूप से यहाँ से जाऊँगा, लेकिन अपनी बेटी पूनम को भी अपने साथ लेकर जाऊँगा। यह कोई आपकी संपत्ति नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से जैसा चाहें वैसा ट्रीट कर सकें। मैंने अपनी बेटी की शादी की थी, उसे बेचा नहीं था। ना आप कोई दुकानदार हैं कि उसे अपनी वस्तु समझकर मनमर्जी से फेंक दे या मनचाहा वसूल करे। वह आज भी मेरी बेटी है, शादी हो जाने से हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। एक पिता की जिम्मेदारी कभी भी धर्म या सीमाओं में बंद नहीं होती। पूनम, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत बेटा, अब तुम्हारे माँ बाप पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। ललिता जी का गुस्सा अब और भड़क उठा। ललिता जी गुस्से में बेपरवाह होकर बोलती जा रही थी, आप जो मन में आ रहा है बेधड़क कहे जा रहे हैं। शराब के नशे में अगर अविनाश ने जरा सा हाथ उठा दिया तो इसमें क्या नया है? आखिर यह तो उसकी पत्नी है, उसे थोड़ा तो सहना ही पड़ेगा। हर बात पर बहस क्यों करनी? आखिर कोई बात कब तक बर्दाश्त करेगा? राधे श्याम जी गुस्से से भर गए। उन्होंने त्योरी चढ़ाते हुए कड़क स्वर में जवाब दिया, अरे हाँ बहन जी, सही कहा आपने, कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? क्या सुना पूनम, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम चुपचाप बैठ जाओगी? तुम्हारी सास तुम्हें ऐसी बातें सिखाती है, लेकिन लगता है तुम उनकी बात मानने से इनकार करती हो। अब सच सच बताओ, क्या यह पहली बार था जब अविनाश ने तुम पर हाथ उठाया, या इससे पहले भी ऐसा कुछ होता रहा है? आज चुप नहीं रहना पूनम, बेटा बोलो। पूनम की आंखों में आंसुओं से भर आई। वह जोर जोर से रोते हुए बोली, पापा यह पहली बार नहीं है, पिछले 6 महीने से यही सिलसिला चला आ रहा है। पूनम ने आंसुओं से भरते हुए अपने पिता से कहा, पापा पिछले महीने मैं घर का राशन और सब्जी वगैरह लेने बाजार गई थी, बारिश के वजह से थोड़ी देर हो गई थी, इसीलिए रास्ते में भूख लग गई। मैं बाहर से कुछ खाकर घर लौटी थी, लेकिन घर आते ही सासू माँ ने अविनाश के कान भर दिए। देखो बेटा, बहू तो गुलछर्रे उड़ाने बाहर जाती है, खुद तो चाट पकोड़े खाकर आई है और हमारे लिए सूखी रोटी दाल रखा है। 2 घंटे मार्केट की सैर करके आई है। अरे हमने भी तो घर के काम किए हैं, इतने समय तो नहीं लगता, काम ना करना पड़े इसीलिए देर से आई है, बस फिर क्या था? अविनाश गुस्से से भड़क मुझ पर हाथ उठा बैठा। यह तो छोटी छोटी बातों पर हमेशा होता रहता है। एक बार तो मैं चाय में चीनी डालना भूल गई थी और फिर से उसके गुस्से में की आग भड़क गई और उसने गरम गरम चाय मेरे हाथ पर फेंक दी। पापा यह देखो जलने का निशान, कहता है तुम्हारा ध्यान घर में क्यों नहीं रहता? तुम्हारा ध्यान तो कहीं और रहता है, शायद अपने आशिक से बात करती हो। पापा मुझे तो लगता है इनका कहीं और चक्कर है, इसीलिए तो हर वक्त मुझे मारता है ताकि मैं खुद उसे छोड़कर चली जाऊं। ऐसा एक बार नहीं, 6 महीने में 10 बार हाथ उठा चुका है। कभी खाने में नमक कम है तो कभी चीनी कम है, कभी किसी पड़ोसियों से हंस कर 2 बातें कर लेती हूँ, इसे बर्दाश्त नहीं होता। यह बहुत शक्की आदमी है और एक बार तो नौकरानी के सामने मुझे मार दिया था। मम्मी जी से बोला तो उन्होंने कहा सिर्फ नौकरानी ने ही तो देखा है,
तुझे मारते हुए इसमें कौन सी बड़ी बात है। आदमी के सामने ज़्यादा बहस करोगी तो हाथ उठेगा ही जाता है, बहुत मुंह खुलता है, लो हर महीने से पीटता है। मैंने मम्मी जी को भी कई बार बताया, लेकिन उन्होंने कहा पत्नी हो तो सहना तो पड़ेगा ही। अविनाश को भी समझाया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। पापा, मैंने सोचा आपसे बताऊं, पर अविनाश ने धमकी दे रखी थी, अगर मैंने कुछ कहा तो वह आप लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, आप लोगों को भी गुंडे से पिटवाएगा। पापा, मैं क्या कर सकती थी, मेरी समझ से परे था, बस सहती रही, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। राधे श्याम जी जोर जोर से रोने लगे, उसके आंसू एक बेबसी की गवाही दे रहे थे। राधे श्याम जी ने पूनम को स्नेह से अपने सीने से लगा लिया, उसे धीरे धीरे शांत करते हुए कहा, पूनम एक बात ध्यान से सुनो, अन्याय सहना और अन्याय करना दोनों ही गलत है। तुम्हारी शादी अभी 1.5 साल पहले ही हुई है और पिछले 6 महीनों से यह दर्द तुमने अकेले सहा, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी कमजोरी से भागती रहो। जब अविनाश ने तुम पर पहली बार हाथ उठाया था, उसी समय तुम्हें जवाब देना चाहिए था। इतना सशक्त, इतना मजबूती से सामने वाला खुद अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस करे। तुम पुरुष स्त्री के भेदभाव में खुद को कमजोर मत समझो। बेटी और मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। अगर मैं अपनी बेटी को खुशी खुशी डोली में बिठाकर विदा कर सकता हूँ, तो उसी बेटी को तकलीफ देने वाले को भी मैं जो जेल की हवा खिला सकता हूँ। राधे श्याम जी की बातें सुनकर ललिता का गुस्सा और बढ़ गया। वह तिल मिलाकर बोली, बस कीजिए समधी जी, यह आप क्या बातें सिखा रहे हैं। आप खुद एक बेटी के पिता हैं, आपको तो झुकना चाहिए, लेकिन आप यहाँ आकर हमारे घर में हमें और मेरे बेटे को धमका रहे हैं। राधे श्याम जी ने दृढ़ता से कहा, मैं लड़की का पिता हूँ, अपराधी नहीं। मेरे काम है उसकी रक्षा करना, उसकी इज्जत का ख्याल रखना, और उसके साथ जो भी अन्याय हुआ है उसका हिसाब होना चाहिए। उन्होंने पूरी मजबूती से कहा, आपके सामने मैं हमेशा झुकता नहीं रहूँगा। आप एक लड़की के पिता की शक्ति को कम मत आंकिएगा। मैंने अपनी दोनों बेटियों और बेटे को बिना किसी भेदभाव के पाला है, आज तक एक भी खरोंच तक नहीं आने दी इन्हें, पर आज आपने मेरी बेटी की हालत इस हद तक खराब कर दी, और फिर भी आप हमसे संस्कार की उम्मीद लगा रही हैं। आप संस्कार के गुण गाती रहती हैं, लेकिन यही संस्कार तो जो तुम्हारी बेटियों को चुपचाप सहना सिखाते हैं। बहन जी, हमने अब आपके ऊपर बेटी के सद्गुणों की कहानी बहुत देख ली। आप आराम से अपने बेटे को सिखाइए, पढ़ाइए। पूनम बेटी, हमारे साथ चलो। ललिता जी ने पूनम को धक्का देते हुए चिल्लाई, हाँ ले जाइए इसे। आपको क्या लगता है मैं बेटे के लिए कोई दूसरा रिश्ता नहीं मिलेगा? अरे रिश्तों की लाइन लगी है, बस जाइए आप लोग यहाँ से। मैं तो खुद इस लड़की से छुटकारा पाना चाहती हूँ। सविता जी ने पूनम को अपने आंचल में संभालते हुए कहा, कितनी बदतमीज औरत है यह, बोलने की भी तमीज नहीं है। शुरू से ही जानती थी मैं, इतनी दहेज में भला आपका पेट कैसे भरेगा। दहेज की लालची है यह औरत, दहेज के लिए अपने बेटे का दूसरा शादी करवाओगी। राधे श्याम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाने दो सविता, इनको ख्याली पुलाव पकाने में दो, मैं देखता हूँ कि कैसे अपने लड़के की दूसरी शादी कराएंगी। आप चलो, अब हम चलते हैं, आपको तो रिश्ते भी देखना है ना। समधन जी, तभी अविनाश गुस्से में भर आया। पूनम को जबरदस्ती खींचते हुए उसने थप्पड़ मार दिया। राधे श्याम जी ने पूनम से कहा, बिटिया अपनी सारी हिम्मत आज दिखा दे, इतने जोर से थप्पड़ मार कि ये तमाचा तेरे पूरे जीवन में याद रहे। मैं देखता हूँ अब यहाँ कौन क्या करता है। पूनम ने भी अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अविनाश के गाल पर 2 जोरदार तमाचे जड़ दिए और बोली, उतर गया दूसरी शादी का नशा। अविनाश चकराकर जमीन पर गिर पड़ा। बहू रुक, मैं तेरी सारी ऐठन ढीली करती हूँ। तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, तेरी इतनी हिम्मत कैसे ही। ललिता जी ने हाथ उठाया। पीटने के तुरंत पूनम ने उनका हाथ मरोड़ दिया। अगर मेरे ऊपर आइंदा हाथ उठाया तो सासू माँ तेरा हाथ तोड़ दूंगी।
आज बहू शेरनी बनकर माँ बेटे पर भारी हो गई थी। बहू, तूने मेरा हाथ पकड़ा, मैं तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगी। अभी हाथ पकड़ा है, अभी तो इन हाथ में हथकड़ी भी डलवाऊंगी। राधे श्याम जी ने कहा। राधे श्याम जी की ने सीटी बजाई और तभी बाहर से पुलिस अंदर आ गई। पहले से ही गेट के बाहर खड़ी थी। यह सब राधे श्याम जी का पहले से बना हुआ मास्टर प्लान था। जब यह दरवाजे पर खड़े माँ बेटे की बात सुन रहे थे, उन्होंने तुरंत पुलिस को बुला लिया था। पुलिस की उपस्थिति देख अविनाश और उसकी माँ के रोंगटे खड़े हो गए। अविनाश ने झट से अपनी माँ को इशारा किया, माँ माफ़ी मांग लो, नहीं तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। अविनाश तुरंत पूनम के पैरों में गिर पड़ा। ललिता जी ने भी हाथ जोड़कर विनती करने लगी। राधे श्याम जी ने पूनम की तरफ देखा और पूरी हिम्मत के साथ पूनम से कहा, आप लोग यह नाटक अपने वकील के सामने करना, शायद वहाँ कुछ फायदा हो जाए आपके लिए। पुलिस ने साफ कहा, अब माँ बेटा दोनों आराम से जेल में बैठकर ज्ञान बांटना। राधे श्याम जी ने आगे बढ़ते हुए कहा, इतना ही नहीं, दहेज में जितना खर्चा किया गया था उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। सूद समेत सब वापस करने की तैयारी कर लीजिए। अविनाश और ललिता जी बस गिड़गिड़ाते रह गए। पुलिस उन्हें उठाकर ले गई। राधे श्याम जी ने अपनी बेटी पूनम और पत्नी के साथ सिर ऊंचा किया, वहां से गर्व से चल दिए। उनके कदम में वह अटल विश्वास था जो कभी भी अन्याय के सामने झुकने वाला नहीं था। दोनों माँ और बेटा घरेलू हिंसा का दोषी पाए गए। घर के कामवाली और आस पड़ोसियों ने भी उनके खिलाफ गवाही दी। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। दोस्तों, उतना ही सहना चाहिए जितना हमारे सम्मान और मर्यादा के दायरे में मुनासिब हो। जब भी कोई आपकी गरिमा पर वार करे तो बेझिझक पलटकर जवाब दीजिए। अपनी पीड़ा और परेशानी घर के अंदर छुपाए ना रखें। दुनिया की बातों से डरिए मत। अपनी आवाज़ तभी उठाइए जब आप पर हमला आघात पड़े। बात को बिना वजह बढ़ाने का इंतजार मत कीजिए। चुप्पी साधन किसी भी समस्या का हल नहीं है। मैं दिल से आशा करती हूँ कि यह संदेश हर किसी के दिल तक पहुँचे और हर पीड़ित बेटी, बहू और महिला अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत जुटाए, क्योंकि जब तक आप अपनी रक्षा नहीं करोगे कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। राधे श्याम जी ने अपनी बेटी पूनम का हाथ कसकर थामा और गर्व से कहा, बेटी, अब तुम कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूँगा। पूनम की आंखों में आंसू थे, पर उनके साथ अब एक नई उम्मीद की रोशनी भी थी। सभी के दिलों में यह विश्वास जग उठा कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सबसे बड़ी जीत है।